बेटा मैंने लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन आपको बताया इनडिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। फिर सेकंड एप्लीकेशन मैंने बताया इनडिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और थर्ड एप्लीकेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनडिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, इनडिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस में मैंने आपको बताया हुआ है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो ल्यूइस बेस और ब्रोस्टेड बेस की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि क्योंकि वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं इसलिए वो लोन पेयर डोनेशन करना चाहते हैं और लोन पेयर डोनेशन के थ्रू वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की वजह से हम उनको ब्रोस्टेड बेस बोलते हैं और लोन पेयर डोनेट करने की वजह से हम उनको ल्यूइस बेस बोलते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस का बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो अब बात आती है कि नाइट्रोजन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी है उसको कौन बढ़ाएगा और कौन कम करेगा। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को कंसीडर करें तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम करता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, आपने ये सारी बात जो है वो लास्ट क्लास में देखा था। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस is directly proportional to stability of ammonium ion produced and stability of ammonium ion produced is inversely proportional to intensity of positive charge on nitrogen atom। तो अब इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम को अगर कंसीडर करें तो इसको गवर्न करने वाले फैक्टर्स देखो कौन कौन से हैं। तो intensity of positive charge on nitrogen atom is directly proportional to minus I effect of group, inversely proportional to plus I effect of group। Intensity of positive charge on nitrogen atom is directly proportional to extent of hydration of ammonium ion। ये गलत लिखा हुआ है बेटा, extent of hydration of ammonium ion के inversely proportional होगा। अगर हाइड्रेशन बढ़ता है ना तो हाइड्रेशन से पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम होगी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। हाइड्रेशन दोनों ही चार्जेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्पर्स करता है। तो डिस्पर्स करेगा तो उससे चार्ज इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आयन होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आयन होना चाहिए। इसको आप ठीक कर लो। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये होना चाहिए। और बाकी एक फैक्टर और है जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को गवर्न करता है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने आपको बताया हुआ कि जो नाइट्रोजनस बेस है उसको लोन पेयर डोनेट करना है। ठीक है, उसको इस लोन पेयर को डोनेट करना है। तो ये लोन पेयर डोनेशन में नाइट्रोजन से जो अटैच ग्रुप है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन ग्रुप का साइज बहुत बड़ा है तो ऐसे सिचुएशन में वो नाइट्रोजन को
लोन पेयर डोनेशन, नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं, और अगर लोन पेयर डोनेशन डिफिकल्ट होगा तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन सराउंडिंग ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनको मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब मैं एक एक फैक्टर को कंसीडर कर रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए। तो आप नोट करो। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि अगर हम सिर्फ इनमें से एक एक फैक्टर को अगर कंसीडर करें तब ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, of nitrogenous bases on the basis of plus I effect only, plus I effect only। तो अगर हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करें तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। तो आपने देखा कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन एटम। तो अब अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां होगा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा टर्सरी अमाइन। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्सरी अमाइन में ऑब्जर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए अगर हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक टर्सरी अमाइन होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी अमाइन को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। इसके बाद फिर प्राइमरी अमाइन को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। और इसके बाद फिर अमोनिया को होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया से कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए अगर हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। यस। तो ये अभी हमने सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर किया है, प्लस आई इफेक्ट। अब आप नोट करो, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस on the basis of steric hindrance only। Order of basic strength of nitrogenous bases on the basis of steric hindrance only। Order of basic strength of nitrogenous bases on the basis of steric hindrance only। तो आपने देखा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो फिर इस हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे कम हिंड्रेंस अमोनिया में है, सबसे कम हिंड्रेंस अमोनिया में है। तो अमोनिया को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। फिर उसके बाद प्राइमरी अमाइन का नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए, 2 एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस। और सबसे कम बेसिक टर्सरी अमाइन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्जर्व हो रहा है। यानी कि अगर आप देखो तो ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स है फर्स्ट केस के कंपेयर में।
ठीक है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। अब आप नोट करो थर्ड फैक्टर, लिखो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ of nitrogenous bases, order of basic strength of nitrogenous bases on the basis of extent of hydration only, on the basis of extent of hydration only, on the basis of extent of hydration only। तो अब जरा देखना, हाइड्रेशन यहां पे अमोनियम आयन का हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अमोनियम आयन ये अमोनियम आयन है, बाकी यहां पे नाइट्रोजन से फर्दर 3 ग्रुप अटैच होंगे। तो अमोनियम आयन में जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, इस हाइड्रोजन, अब देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहां पे बॉन्ड है। नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन को बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। और ये नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन का कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा ऑन हाइड्रोजन। यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा और उस पॉजिटिव चार्ज का कुछ पार्ट हाइड्रोजन पे आ जाएगा। अब देखो, ये हाइड्रोजन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, ये सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा। कैसे इंटरैक्ट करेगा, यहां पे देखो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब आप देख रहे हो इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन होगा जिसको हम आयन डाइपोल इंटरैक्शन बोलेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस इंटरैक्शन की वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब ध्यान देना बेटा, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेसिकली नाइट्रोजन पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज का ही कुछ पार्ट है। इस हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेसिकली नाइट्रोजन पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज का कुछ पार्ट है और उस पॉजिटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन आकर के क्या कर रहा है, अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, ये इंटरैक्शन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था उसी का कुछ पार्ट यहां पे डिस्पर्स हुआ है और उस चार्ज को ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है हाइड्रेशन के थ्रू। अब बात आती है कि इस नाइट्रोजन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे उतना ज्यादा
ये वाला इंटरैक्शन ऑब्जर्व होगा। तो जैसे अगर आप देखो, अगर आपके पास टर्सरी अमाइन है, अगर आपके पास टर्सरी अमाइन है, तो प्रोटोनेशन के बाद नाइट्रोजन से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, अगर सेकेंडरी अमाइन है, तो प्रोटोनेशन के बाद यहां पे एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, तब नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, तब नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन भी यहां पे हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पे हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अगर आप प्राइमरी अमाइन को कंसीडर करते हो, तो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन से पहले ही 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और प्रोटोनेशन के बाद एक हाइड्रोजन और आएगा, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो हाइड्रेशन और ज्यादा होगा इस केस में। और अमोनिया में 3 हाइड्रोजन पहले से जुड़े हुए, आफ्टर प्रोटोनेशन चौथा हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कहां होगा? अमोनिया के केस में। तो इस तरीके से अगर आप देखो, तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा अमोनिया के अमोनियम आयन का होगा और सबसे कम टर्सरी अमाइन के अमोनियम आयन का होगा। इसलिए हाइड्रेशन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अमोनिया के अमोनियम आयन को प्रोवाइड करेगा और सबसे कम स्टेबिलिटी टर्सरी अमाइन के अमोनियम आयन को प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ यही होना चाहिए जो आप यहां पे देख रहे हो, सेम ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। हाइड्रेशन अमोनिया को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, अमोनिया को सबसे ज्यादा बेसिक बना रहा है और टर्सरी अमाइन को सबसे कम बेसिक बना रहा है। तो ये 3 फैक्टर है, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन। तो आप देख रहे हो कि इसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो ऑर्डर है उसमें टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है और अमोनिया सबसे कम बेसिक है। बाकी दोनों फैक्टर को अगर हम इंडिविजुअली कंसीडर करें, तो अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है और टर्सरी अमाइन सबसे कम बेसिक है। तो अब बात आती है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंसीडर करें, तो सबसे पहले बात आती है कि इन तीनों में सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। तो आप नोट कर लो, लिखो, among these 3 factors, among these 3 factors, plus I effect is most dominating. Among these 3 factors, plus I effect is most dominating. Among these 3 factors, plus I effect is most dominating for determination of order of basic strength, for determination of order of basic strength of nitrogenous bases, for determination of order of basic strength of nitrogenous bases, order of basic strength of nitrogenous bases। अब देखो क्या होता है, नो डाउट 3 फैक्टर में से 2 फैक्टर अमोनिया के फेवर में है बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर के, लेकिन जो मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है उसका सपोर्ट अमोनिया को नहीं। इस वजह से 2 फैक्टर के फेवर के बावजूद भी अमोनिया ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे नीचे लाई करता है, क्योंकि मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर का सपोर्ट अमोनिया को नहीं है इन टर्म्स ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इस वजह से अमोनिया जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनमें सबसे नीचे लाई करता है।
जहां तक टर्सरी अमाइन की बात है, तो टर्सरी अमाइन के फेवर में मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर तो है, बट बाकी जो दो फैक्टर है वो टोटली अगेंस्ट है। इस वजह से ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अगर हम कंसीडर करें तो जो टर्सरी अमाइन है वो टॉप पे नहीं है। अगर देखा जाए तो तीनों फैक्टर का एक सही बैलेंस वो दिखता है सेकेंडरी अमाइन में। सेकेंडरी अमाइन को अगर आप देखो तो प्लस आई इफेक्ट भी सफिशिएंटली लार्ज है, हाइड्रेशन फैक्टर भी वहां पे सफिशिएंटली स्ट्रांग है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी वहां पे कम है। तो इस वजह से अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो सेकेंडरी अमाइन बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे ऊपर लाई करता है और अमोनिया सबसे नीचे लाई करता है। जहां तक प्राइमरी अमाइन और टर्सरी अमाइन का ऑर्डर की बात है तो प्राइमरी अमाइन और टर्सरी अमाइन का ऑर्डर वैरी करता है और वो ऑर्डर डिपेंड करता है इस बात पे कि कौन सा एल्काइल ग्रुप हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एल्काइल ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता है प्राइमरी अमाइन और टर्सरी अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो अब आप नोट करो, लिखो लिखो इफ alkyl group is methyl, if alkyl group is methyl, if alkyl group is methyl, then if alkyl group is methyl, then overall order of basic strength, then overall order of basic strength, then overall order of basic strength in aqueous solution, in aqueous solution is, then overall order of basic strength in aqueous solution is, तब सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी अमाइन, सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद फिर आता है प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। इसके बाद आता है टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। और सबसे कम बेसिक है अमोनिया, क्योंकि मैंने बताया था कि अमोनिया को मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर का सपोर्ट नहीं है। तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्जर्व होता है जब आर ग्रुप मिथाइल है। अब आप यहां पे देखोगे कि भाई अगर आर ग्रुप मिथाइल है तो फिर ये ऑर्डर क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप बोलोगे मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जो है, अगर जितने भी अल्काइल ग्रुप है उनमें देखा जाए सबसे वीक है प्लस आई इफेक्ट। बट अगर हिंड्रेंस की बात करें तो हिंड्रेंस इसका सफिशिएंटली लार्ज है, ठीक है, हिंड्रेंस इसका सफिशिएंटली लार्ज है, बट इसका प्लस आई इफेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली वीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टर्सरी अमाइन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है इन कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन। टर्सरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है इन कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन। बाकी सेकेंडरी अमाइन में मैंने बताया कि इस सारे फैक्टर का एक सही बैलेंस होने की वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब आप देखो इफ एल्काइल ग्रुप इज अदर देन मिथाइल, if alkyl group is other than methyl, if alkyl group is other than methyl, then order of basic strength is, if alkyl group is other than methyl, then order of basic strength is। तो अब यहां पे आप देखो सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन होता है। यहां पे आर मिथाइल ग्रुप को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद फिर टर्सरी अमाइन आ जाता है, क्योंकि अब एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है प्राइमरी अमाइन, और सबसे कम बेसिक है अमोनिया। यहां पे आर जो है वो मिथाइल नहीं हो सकता, मिथाइल को छोड़ करके कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ऑर्डर में चेंज आ रहा है। अब बात आती है कि अगर गैसियस फेज में हम ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो गैसियस फेज में क्या होगा, तो लिख लो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ of nitrogenous bases in gaseous phase, overall order of basic strength of nitrogenous bases in gaseous phase। अब आप देखो गैसियस फेज में अगर आप इनको कंसीडर करते हो तो फिर हाइड्रेशन फैक्टर वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब हाइड्रेशन फैक्टर अगर नहीं है तो सिर्फ दो फैक्टर के बेसिस पे ये सब कुछ डिसाइड होगा। अब वो दो फैक्टर में एक तो प्लस आई इफेक्ट है और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस है। ऑब्वियसली दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर प्लस आई इफेक्ट है, तो फिर प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। तो गैसियस फेज में ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम कंसीडर करें तो टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, और सबसे कम बेसिक होगा अमोनिया। इन gaseous phase, ये ऑर्डर ऑफ द, ये क्लियर है बेटा? यस। अच्छा, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को कंसीडर करें या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को कंसीडर करें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वहां भी हाइड्रेशन फैक्टर मिसिंग होगा। तो हाइड्रेशन फैक्टर अगर मिसिंग होगा तो यही ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्जर्व होगा जो आप गैसियस फेज में देख रहे हो। तो आप यहीं पे लिख लेना इन गैसियस फेज एंड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, इन गैसियस फेज एंड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा और अमोनिया सबसे कम। अच्छा, अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट भी बराबर होता है और हाइड्रेशन फैक्टर भी इक्वल होता है, हाइड्रेशन इफेक्ट भी बराबर होता है। तब उस सिचुएशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे देखो अगर आपसे बोला जाए ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग,
nitrogenous in following bases. तो जैसे हमारे पास है एक नाइट्रोजनस बेस, ये है डाईइथाइलमाइन, ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस हम कंसिडर कर रहे हैं इसको बोलते हैं पायरोलिडीन। पायरोलिडीन है और डाईइथाइलमाइन। अब हमें इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे डिसाइड करना है। तो आप देखो, जहां तक प्लस आई इफेक्ट की बात है तो प्लस आई इफेक्ट इन दोनों में बराबर है। अगर आप इसको इमेजिन करो कि ये यहां से ब्रेक हो गया तो फिर दोनों में प्लस आई इफेक्ट क्या है, बराबर। प्लस आई इफेक्ट दोनों में बराबर है। अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो जब ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा तो एक हाइड्रोजन यहां भी आकर के जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां भी आकर के जुड़ेगा, तो दोनों में दो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो दो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे तो ऐसे सिचुएशन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी बराबर होगा। तो अब आप देख रहे हो प्लस आई इफेक्ट बराबर है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बराबर है। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है। तो नेचुरल सी बात है कि अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, और वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे ही हम इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां पे समझना होगा। देखो जरा, अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस को कंसिडर करें, ये मैं सेकंड वाले का स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने। ये पायरोलिडीन का स्ट्रक्चर। अब इसको एक एसिड से रिएक्ट करना, और एसिड से रिएक्ट करने के लिए क्या करना है, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करना है। तो ये एसिड के हाइड्रोजन की तरफ अपना लोन पेयर को रखेगा। जिधर एसिड का हाइड्रोजन है उस तरफ ये अपना लोन पेयर को रखेगा। और आप देखो यहां पे जो ज्योमेट्री होगी इसकी, वो पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। मतलब इसका जो शेप होगा वो पिरामिडल शेप होगा। पिरामिडल शेप होगा तो लोन पेयर के अपोजिट साइड में बाकी ग्रुप होंगे, जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो लोन पेयर के अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, अब ये जो है अपना लोन पेयर को डोनेट करके इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना चाहता है। इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए अपना लोन पेयर को इन्वॉल्व करता है। लोन पेयर के थ्रू ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप सामने की तरफ आता है हिंड्रेंस की वजह से, अगर ये ग्रुप सामने की तरफ आएगा तो ये ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोन पेयर के डोनेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये है आपके सामने, और दूसरी सिचुएशन ये है। अब सेकंड केस जरा देखना, यहां पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से एक इथाइल ग्रुप यहां पे कनेक्टेड है, एक इथाइल ग्रुप यहां पे कनेक्टेड है, और एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। इधर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। नाइट्रोजन इस लोन पेयर को डोनेट करना चाहता है एसिड को, एसिड के हाइड्रोजन को, जिससे कि वो इसके साथ बॉन्ड बना सके। अब क्योंकि देखो ये एल्काइल ग्रुप फ्री है,
ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इन एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, ये जो दो इथाइल ग्रुप आप देख रहे हो, इन इथाइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक स्ट्रेन जो आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, तो वो रिपल्सन यहां पे ऑब्जर्व होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये स्पेस में अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना चाहते हैं। तो क्योंकि ये फ्री है, आपस में बॉन्डेड नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे से दूर रखने के लिए ये क्या है, इसमें से एक एल्काइल ग्रुप का कुछ पार्ट सामने की तरफ आ जाता है। ये एक दूसरे के बीच में जो रिपल्सन है, उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक एल्काइल ग्रुप का कुछ पार्ट सामने की तरफ आता है। ठीक है, और अगर वो सामने की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो कार्बन है बेटा, उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन है, इससे भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये वाला जो कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बना करके देखो तो आपको बात बेटर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनके बीच में यहाँ कितनी ज्यादा क्राउडिंग दिख रही है आपको, और क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला एल्काइल ग्रुप का कुछ पार्ट सामने की तरफ आता है, और अगर सामने की तरफ आएगा तो ये लोन पेयर को मतलब इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर को डोनेशन से रोकेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इधर जो अटैक हो रहा है नाइट्रोजनस बेस और एसिड के बीच में, ये फ्रंट साइड अटैक बोला जाता है। आमने सामने से आकर के ये एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, तो ये फ्रंट साइड अटैक। तो जब फ्रंट साइड अटैक होता है तो उस कंडीशन में जो साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक रिंग कम हिंड्रेंस ऑफर करती है, ए साइक्लिक चेन ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करता है। लेकिन जब यही अटैक बैक साइड से होता है, बैक साइड का मतलब अगर अटैक इधर से हो रहा है, तो जब बैक साइड से अटैक होता है तो साइक्लिक रिंग जो है वो ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करती है इन कंपेयर टू ए साइक्लिक चेन। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, ड्यूरिंग फ्रंट साइड अटैक, ड्यूरिंग फ्रंट साइड अटैक, ड्यूरिंग फ्रंट साइड अटैक, cyclic ring offers, during front side attack, cyclic ring offers lesser steric hindrance, cyclic ring offers lesser steric hindrance in compared to acyclic chain, in compared to acyclic chain, lesser steric hindrance in compared to acyclic chain. देखो, however during backside attack, however during backside attack, backside या rear side भी बोलते हैं इसको, backside और rear side, however during backside or rear side attack, or rear side attack, cyclic ring offers greater steric hindrance, cyclic ring offers greater steric hindrance, cyclic ring offers greater steric hindrance than that of acyclic chain, than that of acyclic chain. तो यहां पे आप देखो, ये जो अटैक है इसको हम बोलेंगे फ्रंट साइड अटैक, और इस तरीके से अगर अटैक हो रहा है तो इसको बोलेंगे बैक साइड अटैक। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ?
ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब नाइट्रोजिनस कंपाउंड एज अ बेस अटैक कर रहा है, तो कैसा अटैक हो रहा है वहां पे, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है। तो फ्रंट साइड अटैक के मीन टाइम साइक्लिक रिंग कम हिंड्रेंस ऑफर करता है, ए साइक्लिक चेन ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ये क्लियर हुआ बेटा? अब ये हिंड्रेंस फैक्टर को तब कंसीडर किया जाएगा ना जब न तो प्लस आई इफेक्ट कंक्लूसिव रहेगा और नहीं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कंक्लूसिव रहेगा। जब प्लस आई इफेक्ट बराबर होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बराबर होगा, तब हम हिंड्रेंस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। अब देखो इसी तरीके से ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड। अगर आप इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को कंपेयर करोगे तो क्या ऑर्डर ऑब्जर्व होगा? तो यहां भी आप देख रहे हो कि दोनों में प्लस आई इफेक्ट बराबर है और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी बराबर है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये साइक्लिक रिंग है और ये साइक्लिक चेन है। साइक्लिक रिंग कम हिंड्रेंस ऑफर करेगी, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखो इफेक्ट ऑफ electronegativity factor, effect of electronegativity factor on acidic strength of compound. Effect of electronegativity factor on acidic strength of compound. तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर का इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या होगा, देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक एसिड है, अब ये एसिड अगर ये एसिड डिसोसिएट करता है तो ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने पीछे देखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of acid anion produced. एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा एसिड एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड को अगर हम कंसीडर करें तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ
negative charge on a atom. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ए एटम. ए एटम पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी जितनी कम होगी एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना बेटा सबको? ये क्लियर है? Yes. रिपीट कर रहा हूं इस बात को, पहले भी बता चुका हूं. अच्छा, अब बात आती है इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ए एटम. तो अगर हम कंसीडर करें तो बात आती है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कौन कितना इफेक्टिवली होल्ड कर सकता है. हो सकता हो कि बराबर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी एक एटम में ज्यादा हो और दूसरे में कम हो. तो अब बात आती है कि किसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है और किसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी कम है. तो हम ये बोलते हैं कि दो टाइप के एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब आप नेम से समझ सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है मतलब उस एटम की नेचुरल टेंडेंसी है पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करने की. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नेचुरल टेंडेंसी है नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करने की. यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो ये उसके नेचर के अकॉर्डिंग है, वो खुद भी चाहता है नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करना. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर आप नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो ये उसके नेचर के अगेंस्ट है. यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं करना चाहता, वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना चाहता है. अगर चार्ज वैसे तो कोई भी एटम नहीं चाहता है कि उसके ऊपर चार्ज हो, लेकिन अगर बोलते हैं भाई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहां पे उसके सामने ये कंडीशन रख दी गई कि तुम्हें चार्ज तो एक्वायर करना ही होगा, तो अगर तुम्हें चार्ज एक्वायर करना ही है तो फिर उसको इतनी फ्रीनेस दे दी गई कि तुम अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज एक्वायर करो. तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा वो बोलेगा भाई कोई बात नहीं, आप मुझे पॉजिटिव चार्ज दे दो, मैं पॉजिटिव चार्ज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ये बोलेगा कि आप मुझे नेगेटिव चार्ज दे दो, मैं नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं. अगर आप इसका उल्टा काम करते हो कि एक तो एटम चार्ज एक्वायर नहीं करना चाहता है, ऊपर से आप उसको जैसा वो चार्ज चाहता है उसके अपोजिट चार्ज दे दोगे तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा. ये लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जहां तक नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी की बात है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी की बात है, तो जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एटम उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकता है. जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकता है. तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इंटेंसिटी of negative charge is directly proportional to electronegativity of atom at which it is present.
Intensity of negative charge is directly proportional to electronegativity of atom at which it is present. ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा, और नेगेटिव चार्ज को जितना इफेक्टिवली होल्ड करेगा वो उतना स्टेबल होगा। तो फिर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर stability of anion is directly proportional to electronegativity of a atom. Stability of anion is directly proportional to electronegativity of a atom. अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम है इसको डिसाइड करने में हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब कैसे हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर यहां पे आता है उसको देखो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a atom is directly proportional to percentage S character। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a atom is directly proportional to percentage S character in hybrid orbital। percentage S character in hybrid orbital of a atom। Electronegativity of a atom is directly proportional to percentage S character in hybrid orbital of a atom। ये क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को नहीं पता है? जिनको नहीं पता है उनका रिस्पांस चाहिए। हर्षप्रीत, दिया, वृंदा, आप लोगों को नहीं पता है ना? नहीं पता है या पता है? कौन क्या रिस्पांस दिया? हर्षप्रीत, माइक अनम्यूट कर बेटा। यस सर। मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है? अब पता चल गया सर। अब पता चल गया, पहले नहीं पता था। अच्छा वृंदा? सर अब पता चल गया। ओके ठीक है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। भाई विशाल, तुम्हें पता था ये कॉन्सेप्ट? संयम, संयम नहीं, स्वयं, स्वयं तुम्हें पता था? ये कॉन्सेप्ट पता था पहले से? सर पहले नहीं पता था, आपकी वीडियो देख। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं ग्रुप में केमिकल बॉन्डिंग का एक वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है वो मैं आपको, वो डिस्कशन जो है उसी वीडियो लेक्चर में हुआ है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना ये आगे मतलब ये बराबर यूज होता रहता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बिना तुम कुछ समझ ही नहीं सकते, इसलिए आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेना। पता है तो अच्छी बात है, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड किया है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम is directly proportional to percentage S character in hybrid orbital of A atom। अब ये परसेंटेज S कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं? राइटिंग पैड धोखा दे रहा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। In hybrid orbital, percentage S character in hybrid orbital is equal to number of S orbital involved in intermixing। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बनता है, तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है उनमें कितने एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग multiplied by 100 तो इस तरीके से परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन sp2 hybrid orbital percentage S character is equal to, देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व 3, ठीक है, 1/3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा कितना, 33.33%। 33.33%। क्लियर हुआ बेटा? अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा बताओ? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 20%। सही है। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई होगी,
तो टोटल 5 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है, उसमें से एक s ऑर्बिटल है, तो 1/5 इंटू 100 20% आता है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस को अगर हम कंसीडर करें, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ये डिपेंड करता है अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे। तो अमोनियम आयन को अगर कंसीडर करें तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन जो है जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू electronegativity is inversely proportional to electronegativity of nitrogen atom. Electronegativity of nitrogen atom at which electronegativity of nitrogen atom at which positive charge is present. At which positive charge is present. आज राइटिंग पैड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस is inversely proportional to electronegativity of nitrogen atom at which positive charge is present. ये आप नोट कर लो, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम अभी मैंने बताया था कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी कम होगी, और अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो फिर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to
बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, basic strength is inversely proportional to percentage as character in hybrid orbital of nitrogen atom. अब आप ये नोट करो, जो है ये मैं लिख नहीं पा रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। Percentage as character in hybrid orbital of nitrogen atom. Basic strength is inversely proportional to percentage as character in hybrid orbital of nitrogen atom. तो अगर percentage as character बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, अब थोड़ा दूसरे लॉजिक से समझो इस बात को, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन के साथ टाइटली हेल्ड होगा, मतलब नाइट्रोजन उस लोन पेयर को टाइटली होल्ड करेगा। और अगर वो लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ टाइटली हेल्ड है तो वो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो सकता, और अगर लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो सकता तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम एट विच लोन पेयर इज प्रेजेंट। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, बेसिक स्ट्रेंथ, इसको आप इस तरीके से भी लिख लो कंक्लूजन में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, basic strength of nitrogenous bases is inversely proportional to electronegativity of nitrogen atom, electronegativity of nitrogen atom at which lone pair is present, at which lone pair is present, at which lone pair is present। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास CH3NH2 है, CH3NH2 है मिथाइल अमाइन, और हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड NH, CH2 डबल बॉन्ड NH, और हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये तीन नाइट्रोजनस कंपाउंड को हमने कंसीडर किया है। अब हमें इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है, तो पहले तो हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन 4 है। sp3। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। तो अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो यहां पे ये है 25%, यहां पे है ये 33.33%, और यहां पे ये है 50%। इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाला नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो इसका सबसे ज्यादा होगा
और इसका सबसे कम होगा। ये क्लियर है बेटा? अब जैसे देखो हमारे पास है H2O, ठीक है, H2O। हमारे पास है एल्कोहल, हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है। और हमने कंसिडर किया है यहाँ पे CH3 नेगेटिव। अब इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर को देखो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन और उसके बाद है कार्बन। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। जो एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे प्रेजेंट लोन पेयर उतना लूजली हेल्ड होगा, वो उतना आसानी से डोनेट होगा। जो एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस एटम पे प्रेजेंट लोन पेयर उतना इजिली डोनेट होगा, और लोन पेयर जितना इजिली डोनेट होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे इजिली लोन पेयर ये डोनेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? कार्बन सबसे इजिली लोन पेयर डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा। उसके बाद फिर आप देखो नाइट्रोजन, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। अब ये दोनों जो है ये कम बेसिक होंगे इन दोनों के कंपेयर में। अब बात आती इन दोनों में ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगा? तो आप यहां पे देखो, यहाँ H2O है और यहाँ पे ROH है। R का क्या होगा? R का होगा प्लस आई इफेक्ट। R ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिखा रहा है? प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करेगा। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उस पे प्रेजेंट लोन पेयर आसानी से डोनेट होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये होना चाहिए। तो ये क्लियर है बेटा सबको? इसी तरीके से देखो, अगर हमने कंसीडर किया है CH3, CH2, नेगेटिव, CH3, CH2 नेगेटिव,
फिर CH2, डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और हमने कंसिडर किया HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ? तो यहां भी सब कुछ डिसाइड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के बेसिस पे। इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये वाला कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक फर्स्ट और सबसे कम बेसिक थर्ड। तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स हैं, हमने ये 4 कंपाउंड को कंसीडर किया है। एक मिनट, एक और सबसे ये 5 कंपाउंड हैं, इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड करना है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमें डिसाइड करना है। बताओ क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को देख लो। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, का हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो sp3 है, बट क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, इसको हम स्पेशल सिचुएशन में स्यूडो sp2 बोलते हैं। स्यूडो sp2 बोलते हैं इसको।
जब किसी एटम का लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो, मतलब डीलोकलाइज हो रहा हो रेजोनेंस के थ्रू, तो वहां पे स्यूडो sp2 हाइब्रिडेशन ऑब्जर्व होता है, जिसका स्यूडो sp2 हाइब्रिडेशन। इस नाइट्रोजन का अगर हम हाइब्रिडेशन को कंसीडर करें तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, प्रॉपर sp2 हाइब्रिडेशन। और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन अगर निकालें तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। अब आप देख सकते हो कि इनमें से सबसे कम बेसिक नाइट्रोजनस बेसिस को अगर हम कंसीडर करें तो लेस बेसिक नाइट्रोजनस बेसिस में ये दोनों होने चाहिए। अब बताते हैं इन दोनों में कौन सबसे कम बेसिक है। तो अब यहां पे देखो एक स्पेशल फैक्टर के बेसिस पे सबको डिसाइड होना है। जैसे इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू ये डीलोकलाइज होगा। इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज होगा। और ये जो कंपाउंड हम कंसीडर कर रहे हैं इसको पायरोल बोलते हैं। पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पायरोल इस कंपाउंड को बोलते हैं और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड में जो रेजोनेंस होता है ना वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और वो भी नॉर्मल रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे वो रेजोनेंस एरोमेटिसिटी के ऑब्जर्व हो रहा है, एरोमेटिक फॉर्म में ऑब्जर्व हो रहा है। माइक म्यूट। अरे एक मिनट, इसने मेरे को बुला दिया, सुनने नहीं दिया। आ रहा हो? आ रहा हो? माइक म्यूट कर बेटा। क्या करूं? अरे कहाँ सो गया भाई? तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और वो भी एक स्पेशल टाइप के रेजोनेंस में इन्वॉल्व है जिसको हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। मतलब ये लोन पेयर अगर यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं होगा ना तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। यानी कि इस लोन पेयर की स्ट्रॉन्ग नीड है इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनने के लिए। तो ये कभी भी इस लोन पेयर को डोनेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर ये इस लोन पेयर को डोनेट कर देता है तो फिर ये एरोमेटिक नहीं रहेगा। अब ये एरोमेटिक क्या है ये टर्म सब आगे जो है डिस्कस होना है। अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस नाइट्रोजन को लोन पेयर की स्ट्रॉन्ग नीड है। ये लोन पेयर किसी को भी नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर इसने ये लोन पेयर दे दिया तो फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा। इसको एरोमेटिक बने रहने के लिए इसके पास लोन पेयर का होना जरूरी है। तो ये अपना लोन पेयर को किसी भी कंडीशन में डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये लीस्ट बेसिक कंपाउंड है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे कम बेसिक थर्ड है। थर्ड यहां पे सबसे कम बेसिक होगा बिकॉज उसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। वो किसी भी सिचुएशन में डोनेट नहीं होना चाहता। तो थर्ड सबसे कम बेसिक होगा। उसके बाद फिर फोर्थ आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ। ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहां पे फर्स्ट और फिफ्थ में अगर आप कंपेयर करो फर्स्ट और फिफ्थ को, तो फर्स्ट में एक कार्बन ज्यादा है फिफ्थ के कंपेयर में, इसलिए फर्स्ट में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा फिफ्थ के कंपेयर में। फर्स्ट में प्लस आई इफेक्ट फिफ्थ के कंपेयर में ज्यादा होगा, इसलिए फर्स्ट इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ फिफ्थ। इनफैक्ट फर्स्ट इज इन तीनों में मोस्ट बेसिक होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप देखो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो उससे नाइट्रोजन के सराउंडिंग में लोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर को भी डिक्रीज करेगा। तो अगर 1, 2 एंड 5 को कंसीडर करें तो 1, 2 एंड 5 में फर्स्ट मोस्ट बेसिक होना चाहिए।
ये बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट क्यों मोस्ट बेसिक होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ में फर्स्ट क्यों मोस्ट बेसिक है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट में एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो उस एक्स्ट्रा कार्बन की वजह से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। अब सेकंड और फिफ्थ को कंपेयर करना है, तो सेकंड और फिफ्थ में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, बट सेकंड में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को कम कर रहा है। तो इसके बाद आ जाएगा फिफ्थ और फिर सेकंड। अब आप मुझे बताओ, ये पूरी सिचुएशन समझ में आ गई? ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सबको क्लियर हो गया? यहां पे थर्ड लीस्ट बेसिक है, क्योंकि थर्ड में नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। अगर वो लोन पेयर डोनेट हो गया तो फिर वो एरोमेटिक नहीं रहेगा, एरोमेटिक नहीं रहेगा तो बहुत अनस्टेबल होगा। तो खुद को स्टेबल बनाए रखने के लिए थर्ड वाले नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर अपने पास रखना होगा, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन में अपना लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, और जब तक वो लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा वो एज अ बेस एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड लीस्ट बेसिक है। फोर्थ में परसेंटेज एज कैरेक्टर नाइट्रोजन का ज्यादा होने की वजह से उसकी बेसिसिटी कम होगी, तो थर्ड के बाद फिर फोर्थ आ जाएगा बेसिक कैरेक्टर में। अब फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ को कंपेयर करें तो सेकंड में ये जो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखा करके नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर को कम कर देगा, तो इसलिए इन तीनों में सेकंड सबसे कम बेसिक होगा। फर्स्ट और फिफ्थ में फर्स्ट के पास एक एक्स्ट्रा कार्बन होने की वजह से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने से फर्स्ट का बेसिक कैरेक्टर फिफ्थ से ज्यादा होगा। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया? ये जितना भी डिस्कशन मैंने आज की क्लास में किया है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये समझ लेना। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए अच्छे से आज का लेक्चर को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक अच्छा रिवीजन जो है आप इसका कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास जब हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे कॉन्सेप्ट की, आपके लिए वो ठीक रहेगा। तो इसलिए आप इसका एक अच्छा रिवीजन कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर जो है, जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कम करने वाला फैक्टर है। जहां भी होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ओके बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।